दोस्तों नमस्कार। अभी रिसेंटली ये जो बाज़ार के अंदर हम तगड़ी गिरावट देख रहे हैं, इस गिरावट से रिलेटेड मैंने कुछ अभी रिसेंटली वीडियोस में एक छोटी सी बात आपके सामने रखी है और वो मैंने ये कहा है कि रेड इज़ अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ मैंने हवाला दिया है ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स का जिन्हें हम प्रो इन्वेस्टर्स मानते हैं। हम मानते हैं कि ये लोग बाज़ार को समझते हैं और जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियोज़ को बनाया है, जिसमें मैंने आपको वॉरेन बफे साहब के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि इस तरह के आपदा में वो अवसर ढूंढते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, आपदा में हमें कहाँ अवसर ढूंढना है, ये कुछ बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और मेरे कुछ वीडियोस में रिसेंटली मैंने कहा था कि मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा। अब एक छोटी सी बात डिस्क्लेमर के तौर पे इस वीडियो के शुरुआत में ही कर देता हूं। जिन स्टॉक्स को मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं, उन स्टॉक्स के बारे में कुछ बेसिक बातें और कुछ फंडामेंटल बातें जो कि रिलेट करती है इस गिरावट में। इन स्टॉक्स को मेरे खुद के पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए मुझे क्यों अच्छी लग रही है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मेरा खुद का आज छुट्टे के दिन मॉर्निंग से मैंने बैठ के कुछ स्टॉक्स के बारे में स्टडी किया है, अभ्यास किया है, जिसमें म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई, ये लोग इन स्टॉक्स के अंदर अच्छी होल्डिंग अभी इस गिरावट में बनाने का ओवरऑल जो पैटर्न है वो मुझे दिख रहा है। ऐसे ही स्टॉक्स को मैंने आपके सामने यहां रखा है। और सबसे जरूरी बात है, ये गिरावट इन स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि इनका फंडामेंटल बहुत तगड़ा है। तो ऐसे ही 5 से 6 स्टॉक्स के बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इन स्टॉक्स को खरीदवाने या बिकवाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है क्योंकि मैं कोई अभी तक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। तो इन शेयर्स को मेरे इस वीडियो को देख के ना खरीदे ना बेचे। ये मेरा खुद के अभी इस गिरावट में पोर्टफोलियो जो मैं खुद का बना रहा हूं उसके लिए किया हुआ स्टडी है। इस वीडियो के जरिए सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। आपको कैसा लगे मुझे इस कमेंट के अंदर जरूर से जरूर बताइए। इस वीडियो के साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए क्योंकि आज समय में मैं समय निकाल के, आज जो छुट्टी है, वैसे तो आज छुट्टी नहीं है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र का विधानसभा इलेक्शन है और सब ने वोटिंग करना ही चाहिए, ये मैं सबको आह्वान करता हूं। मैं भी इस वीडियो के बाद जाने वाला हूं और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके जानकारी के लिए यहां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो एक एक करके कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो कंपनी मेरे नजर में आई इस पूरे स्टडी में, वो कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज। कंपनी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। और दोस्तों, एक बात इस कंपनी की जो मैं नॉर्मली मेरे कंपनी सिलेक्शन के अंदर एक बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूं दोस्तों, और वो बात होती है किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। ये मुझे लगता है कि बहुत काम का है, बहुत मायने रखता है। मतलब कंपनी के पास खुद का कितना पैसा है, बाहर से कर्जा कितना लिया है। ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई कंपनी अगर प्रॉफिट भी कमा रही है तो उसे कॉम्प्रोमाइज कर देती है ब्याज में। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी 0 है दोस्तों। इस कंपनी को इसीलिए मैंने यहां चुना है। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, ये कंपनी 52 वीक लो पे चल रही है। 52 वीक लो, ये एक इसकी बात है। आईटी सेक्टर की, टेक्नोलॉजी की, और हम सभी को पता है कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर इस कंपनी का अभी बहुत ही तगड़ा मार्केट शेयर है और ये कंपनी आपको 52 वीक लो पे मिल रही है। ये इसके लिए मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, मुझे लग रहा है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, मैं खुद के लिए इसे समझ रहा हूं एक अपॉर्चुनिटी। अब ऐसी बात नहीं है कि यहां पे इसका कोई बॉटम बना है, प्रोबेबिलिटी यहां से और नीचे ये फिसल सकती है, पर यहां से नीचे हर 5% की गिरावट पे मैं इसके अंदर एसआईपी करूंगा। इस लेवल पे भी मैं इसमें निवेश कर रहा हूं। इस लेवल पे भी ये स्टॉक खरीदने के लिए अच्छा है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक को प्रेफर करता हुआ मुझे दिख रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये कोई मैं ऐसे ही बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं। स्क्रीनर, इसके अलावा और कुछ वेबसाइट्स जिनके जरिए मैंने इसका स्टडी किया है और स्टडी के अंदर जो मुझे पता चला है उसी को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों के आपके सामने रख रहा हूं। ये मैंने खुद के लिए किया हुआ स्टडी है।
ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में ले। तो टाटा टेक्नोलॉजीज मुझे लग रहा है इस लेवल पे एक बहुत ही बढ़िया डील है। टाटा ग्रुप का कंपनी है, जीरो डेट वाला कंपनी है और आईटी सेक्टर से रिलेट करता है, पर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेट करता है। और साथ ही साथ इसमें और दिक्कतें क्यों बढ़ी मैं आपको बताऊं। ऑटो सेक्टर में जितने भी रिजल्ट आए और आगे का जो फोरकास्ट आया उसके बारे में भी निगेटिव है। और दोस्तों ये एक, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक क्वार्टर और आने वाले कुछ दिन की बात है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। कमेंट करके आप मुझे जरूर से जरूर बताइए आपके विचार, आपके सलाह भी मैं ध्यान में लेता हूं दोस्तों, आपसे भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। तो कमेंट करके जिस स्टॉक के बारे में आपको जो लग रहा है कमेंट करके मुझे बताइए। टाटा टेक्नोलॉजीज आपको कैसे लग रहा है ये भी मुझे कमेंट करके जोड़िए। दूसरा स्टॉक दोस्तों मुझे लगा कि मैंने ध्यान में लेना चाहिए, जो आपदा में अवसर बन रहा है, और वो स्टॉक है दोस्तों एक सेगमेंट जो बहुत ही तगड़ा, मतलब मैं तो खुद अचंभे में था, मैं तो सोच रहा था कि अननेसेसरी भाग गया, शिपिंग सेक्टर। और इस सेक्टर से एससीआई, आप सबको पता होगा, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये मुझे लग रहा है एक हमारे लिए अवसर है। आपदा में ये अवसर वाली कंपनी है, अभी चल रही है 210 के रेट पे। रिसेंटली दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, तकरीबन 385 के आसपास का हाई मार के ये कंपनी लुढ़की है। अब वैसे देखा जाए तो कोई फंडामेंटल दिक्कत है नहीं है, सारी चीजें अच्छी है, नियर अबाउट डेट फ्री कंपनी है, ओवरऑल सभी बातें ओके है। ये सेक्टर थोड़ा ज्यादा ही ओवर परफॉर्म कर गया था, है ना, ये आउट परफॉर्म कर गया था, थोड़ा ज्यादा ही कर गया था, तो अब ये हल्का हुआ है। अब मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे ये कंपनी जो दोस्तों हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड भी आपको क्या लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइए। मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को भी अभी प्रेफर करने जा रहा हूं, और ओवरऑल मैंने कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड के होल्डिंग में भी इसे ऐड होता हुआ देखा है। ये कंपनी उस नजरिए से ओवरऑल शिपिंग सेक्टर में कोई दिक्कतें नहीं है दोस्तों। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई इनके बिजनेस के ऊपर नई आंच आई है, कोई दिक्कत आया, कुछ नहीं, सारी चीजें ठीक ठाक है, ज्यादा ही परफॉर्म कर गए थे, अब अपने औकात में आए हैं, तो हमारे लिए अच्छे है। नेक्स्ट जो कंपनी है जो मुझे मेरे स्टडी में ठीक लगी है, जिसे मैंने आज के स्टडी में ऐड किया है, और मुझे लग रहा है कि यहां से आगे भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी, कंपनी का नाम है दोस्तों डिलीवरी लिमिटेड। लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है, आप सभी लोगों को पता होगा। कंपनी अच्छी है, नियर टू डेट फ्री है, सारी चीजें ध्यान में लेने जैसी है। एक है इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, उसे अगर कंसिडर किया जाए तो ये अभी पॉजिटिव चल रहा है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये स्टॉक जो है ना, ये सस्ता है, हम इसे वैल्यू स्टॉक भी कह सकते हैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छा रैली हुआ है इसमें भी। और मैं देखिए, मैं इस वीडियो के जरिए एक ही कोशिश कर रहा हूं, अभी इस गिरावट में जो 10.5%, 11% के आसपास हमारा मार्केट गिरा, और उसमें फंडामेंटली अच्छी कंपनीज गिरी है, उन कंपनियों को भैया हमें ध्यान में लेना है। मैं खुद के लिए यही सोच रहा हूं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अगर आप देख रहे हो तो सारे के सारे स्टॉक्स मैंने 4 डिजिट के अंदर वाले रखे हैं, सिंपल है। बड़े बड़े स्टॉक्स की चर्चा अभी नहीं, कोई एक आधा अलग वीडियो लेके आऊंगा जो 2000, 5000, 10,000 के रेट में चल रहे हो। ये कंपनीज मुझे लग रहा है कि हमारा अभी यहां से आगे जो हमें पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंपनी है और बहुत ही अच्छे दामों पे हमें मिल रही है। डिलीवरी लिमिटेड सेक्टर अच्छा है दोस्तों, इस सेक्टर को भी कोई ऐसे अल्टरनेटिव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिस्टिक सेक्टर है, काम करता ही रहता है, परफॉर्म करता ही रहता है, सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं, फंडामेंटल और बेसिक लॉजिकल बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इस कंपनी से रिलेटेड भी आपका जो भी सुझाव हो, आपको क्या लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताइए। ये तो हुई डिलीवरी। नेक्स्ट जो कंपनी मुझे लग रही है कि हमने कंसीडर करनी चाहिए दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, IEX के, बहुत पुराना वीडियो है, जब वो बहुत ही तगड़ा परफॉर्म कर चुकी थी। और अभी भी आप अगर देखोगे, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये भी अपने सेक्टर की मोनोपोलिस्ट है। ये एक टाइप का एक्सचेंज है, जैसे NSE BSE, वैसे ये एनर्जी एक्सचेंज है, अपने टाइप की मोनोपोली कंपनी है। और दूसरी एक बात है, जिस सेगमेंट में ये है दोस्तों,
इस सेक्टर को, ये यूटिलिटी सेक्टर है, इसको कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट के रैली में इसने तगड़ा परफॉर्म किया, उसके बाद में आप देख रहे हो निकल चुका है, ठीक है। और अभी जिस वैल्यूएशंस पे है ना दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है ये भी कंपनी दोस्तों। यहां से आगे मैं आपको बताऊं, जो लेवल है 140 का एक लेवल है जहां तक ये निकल सकती है। ऐसा नहीं कि अभी ये बॉटम है उसका, पर फिर भी यहां से और यहां से नीचले वाले कुछ लेवल्स पे इसमें एंट्री की जा सकती है। मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे सोच रहा हूं, क्योंकि ये मोनोपोलिस्ट कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, एनर्जी एक्सचेंज है और इसको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फिर से परफॉर्म कर सकती है। और दोस्तों नॉर्मली क्या होता है हमारे यहां, अभी जून से लेके हमारे यहां खास करके दिसंबर जनवरी तक उतना पावर कंजम्पशन नहीं होता है। फिर जनवरी से आगे पावर कंजम्पशन और डिमांड सारी चीजें बढ़ने लगती है, तब ये और परफॉर्म करता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा साइक्लिकल वेरिएशन देने वाला स्टॉक है, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कमेंट करके इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों, इसके बारे में तो मैं मेरे वीडियोस में नॉर्मली बताता ही रहता हूं। ये मेरा दिवाली पिक भी था, वहां से भी ये नीचे आया है और ये अभी सस्ता हो चला है, टाटा मोटर्स। मैं आपको कहूं इससे बढ़िया ऑटो सेक्टर की अभी रिसेंटली मुझे कंपनी दिखती ही नहीं। मैं सिंपल वे में आपको कहूं, इस कंपनी का सब कुछ इन हाउस है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इससे बढ़िया आप अगर देखोगे तो आज के डेट में ईवी में इन्होंने अपना एक जबरदस्त पकड़ बना चुका है। इसके अलावा भी जो गाड़ियां हैं उनमें भी इन्होंने अपनी तगड़ी पकड़ बनाई है। इसके अलावा कंपनी का सब कुछ इन हाउस है, सेमीकंडक्टर से लेके बाकी सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, गाड़ी के लिए लगने वाला टाटा स्टील, हर एक चीज, टीसीएस, सब कुछ इन हाउस है। तो इस सारी चीजों को अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी मैं आपको कहूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये अपॉर्चुनिटी लिटरली, और इस अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, इसे मैं और ऐड कर रहा हूं क्योंकि भैया ये बहुत अट्रैक्टिव हो चली है, ठीक है। मैंने एक मेरे वीडियो के अंदर बोला था कि आज से 15 साल पहले 700 से 800 रुपए का रेट चल रहा था मारुति के एक स्टॉक का, आज 12,000 11,000 के आसपास अभी है, 12,000 के ऊपर से जाके आया। दोस्तों लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कंपनी अभी मुझे दिखती है बहुत ही वैल्यू क्रिएट करती है तो वो टाटा मोटर्स है। ये मेरा खुद का सुझाव नहीं, ये मतलब आपके लिए कोई सुझाव नहीं है, मेरा खुद का मत है जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है और मैं ये आपके सामने रख रहा हूं बस, ठीक है। तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड भी आपको क्या लगता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा सबसे आखिर में जो सेगमेंट अभी बहुत तगड़ा चल रहा है, आप कहोगे यार सर जी चार्ट किधर है, चार्ट है ही नहीं, 4 दिन हो गए, ठीक है। इतना ही चार्ट है जितना दिख रहा है, 1 2 3 4 बराबर है, 4 ही दिन हो गए। कंपनी है एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड, ठीक है। अब बहुत से मेरे जो दोस्त है, बहुत से लोग हैं, मैं खुद भी वारी एनर्जीज के बारे में भी बोल सकता हूं क्योंकि ये सेक्टर अभी यहां से आगे अच्छा परफॉर्म करेगा सोलर, और प्रोबेबिलिटी है आने वाले बजट में इनके लिए कोई खास और बातें निकल के आएंगी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ग्रीन एनर्जी और इन सारी चीजों के ऊपर ये गवर्नमेंट अभी यहां से आगे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला है, और उसका एक छोटा सा हमें एग्जांपल अभी दिखा भी। इन्होंने गैस, जितनी भी ये गैस वाली कंपनीज है, इनके लिए एलोकेशन में 13 to 20% से रिड्यूस किया है कि वहां जो ग्रीन एनर्जी और ये जो हमारे बाकी एनर्जी के सोर्सेस है उन्हें यूज किया जाए, सीएनजी वगैरह। आप देख रहे हो, तो ये गवर्नमेंट सीधा सीधा इसके ऊपर बहुत तगड़ा काम करने वाला है, ये दिख रहा है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्मे सोलर होल्डिंग्स मुझे अच्छे लग रही है। मैं सिंपल सा रीजन दे देता हूं आपको, वारी एनर्जीज बहुत महंगा स्टॉक है भैया, अपना सस्ता सस्ता मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक जो है ना, मुझे लगता है यहां से आगे भी तगड़ा परफॉर्म करेगा, तगड़ा। ये मत सोचिए कि 230 रुपए से ये 264 रुपए के आसपास आ गया, बहुत भाग गया, नहीं नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत है इसकी, ये भी समझ लीजिए, ठीक है। और सबसे आखिर में दोस्तों, सबसे आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक जेम्स स्टॉक जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, और कभी भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कोई भी न्यूज चलती रहे ग्लोबल मार्केट में, रिलायंस
भरोसा रखिए, लिटरली भरोसा रखिए दोस्तों। अभी ये जो गिर रहा है ना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सी चीजें चल रही है, स्टारलिंक आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत सी चीजें जोड़ी है, इनको इनका ओवरऑल मार्केट प्रेजेंस और मार्केट के अंदर इनकी पकड़ इतनी तगड़ी है दोस्तों कि ये लोग आने दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, ये तगड़ा सरवाइव करेगा। रिलायंस भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है दोस्तों। अभी रिलायंस में कल भी गिरावट हुई है, ये हमारे लिए बहुत ही अट्रैक्टिव रेट पे आ चला है। थोड़ा थोड़ा करके अपने पोर्टफोलियो में मैं खुद इसको जोड़ रहा हूं। ओवरऑल दोस्तों, ये जो आपदा में अवसर सेगमेंट में मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ कंपनियां आपके सामने लेके आऊंगा, इन कंपनियों को मैंने आपके सामने रखा है, जो मैं मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर चुका हूं। आपको ये आज का वीडियो, ये मेरा एनालिसिस और इन कंपनियों के बारे में क्या लगता है, कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।